उनसे तो बेहतर रिस्पॉन्स था, लेकिन मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि सबका रिस्पॉन्स नहीं आया अभी भी। अब जिन्होंने नहीं किया या मेरे पास सबमिशन नहीं हुई, तो उनका मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि उनके वो पता नहीं कॉन्सेप्चुअली कहाँ पर खड़े हुए, क्योंकि मैं अगर अभी आपसे वो कुछ रिस्पॉन्सेज कल वाले शेयर करूँ तो आप हैरान रह जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ज़बरदस्त किया और कुछ स्टूडेंट ने लॉजिकल मिस्टेक्स की हैं, जिसका मतलब ये है सीधा सीधा कि अभी ज़ाहिर है ये कॉन्सेप्ट सही तरह नहीं बना, ठीक है, वो बनते बनते ही बनेगा। तो इसके लिए आपको इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें, इस चैप्टर में ख़ास तौर से अलर्ट हो जाएं बेटा। चीज़ें आपको दी जा रही हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो करें बेटा, उसके बगैर गुजारा है नहीं। सही है ना? स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉइन इज टॉस्ड। अच्छा, कॉइन की अगर हम बात करें तो एच और टी है ना, हेड और टेल, दो उसके आउटकम पॉसिबल है, यानी दो रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो एच अगर हो सकता है अगर आपने इसको टॉस किया, या टी टेल अगर हो सकता है। अब यहाँ मेरे पास मतलब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर फर्स्ट हम कॉइन की बात कर रहे हैं तो उसमें लेट सपोज पहले वाले में एच है और दूसरे वाले में टी अकर हुआ, तो अगर फर्स्ट वाले में एच अकर हो गया, एच अपेयर हो गया, तो दूसरे वाले को, ये सेकंड कॉइन है, फर्स्ट वाले में एच आने के साथ दूसरे वाले का एच भी अकर हो सकता है और दूसरे वाले कॉइन का टी भी अकर हो सकता है। तो एच टी एक कॉम्बिनेशन बना, सॉरी एच एच एक कॉम्बिनेशन बना, दूसरा कॉम्बिनेशन एच और टी। अच्छा, अगर फर्स्ट वाले कॉइन में टी अकर हुआ, टी अपेयर हुआ, तो दूसरे वाले कॉइन का क्या चांस है कि उसमें एच हो। अच्छा, फर्स्ट वाले कॉइन में अगर टी अकर हुआ तो दूसरे वाले कॉइन में टी अकर हो। दीज आर दी ऑल पॉसिबल फोर कॉम्बिनेशंस। यानी कि अगर हम कल वाले जो हम जितनी हम अभी हमने बात की है उसकी अंडर दी अम्ब्रेला बात करें, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, एक जो है कॉइन के पास कितने टोटल आउटकम्स है, दो, दूसरे में भी दो हैं, तो टू इंटू टू यानी फोर टोटल आउटकम्स आते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये सेम क्वेश्चन होता है बेटा विद विद दिस डिफरेंस, माइनस टॉस थ्राइस। अब कितने आउटकम्स हम गेट कर सकते थे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स बेटा? यस बेटा, अगर ये हमारा सवाल होता तो टोटल कितने हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ सकते थे क्लास? तीन मरतबा। तो एक एक के लिए कितने आउटकम है? दो, दूसरे वाले की भी दो, तीसरे वाले के लिए भी दो, तो टू इंटू टू। राइट बेटा? जी जी बिल्कुल, यही इसका जवाब है। और इसको हम अगर बाइनरी ट्री बना के करें तो बाइनरी ट्री कुछ इसका ऐसे बनेगा, देखिएगा, हर एक से दो दो ब्रांचेस निकलेंगे, यानी पहले वाले कॉइन के लिए एच और टी होगा। अब इस एच के साथ सेकंड वाले के एच और टी अकर हो सकता है। अब इसकी अगर टी अकर हुई तो फर्स्ट सेकंड वाले कॉइन का एच और टी अकर हो सकता है, दो दो है ना, हर एक से दो दो ब्रांचेस निकालते रहे हैं। तो यहाँ एच इस यानी इस वाले कॉइन से अब दो और मजीद ब्रांचेस निकाल दें, तो एट अ टाइम जब आप तीन कॉइन को टॉस करेंगे या एक कॉइन को तीन बार टॉस किया, तो टोटल जो आउटकम्स होंगे वो एट अ टाइम तीन होंगे, यानी आप तीन रिजल्ट से एक मरतबा में लिख सकेंगे। एच 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 ये लिखा मैंने, एच एच टी बेटा, फिर एच टी टी ये आ गया, फिर टी एच टी एच और टी टी एच और टी टी, ये तीन मरतबा आ जाएगा। सही है बेटा? ये समझ में आ गया बेटा? मोहम्मद बुसैब, रेहान अली, सैयद अब्दुल नाफिर, वालेकुम अस्सलाम। ये समझ में आया बेटा? हमजा अदनान, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, यानी कि एट आंसर आ रहा है इसका। सही है भाई?
ये सिमिलर क्वेश्चन था इसी तरह से। अगर दो फेयर डाइस डाइस हैं बेटा, दो फेयर डाइस की बात कर रहा हूँ मैं। तो कॉइन के ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन पहले पहले कर लेते हैं। टू फेयर डाइस, थ्री हमारे मैंने जो दिया था वो थ्री वाला था, उसकी भी बात करते हैं। देखिए एक डाई के अंदर टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरी वाली डाई में भी 1 2 3 4 5 6, यानी अगर उसके आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना चाहे ना, तो आप ऐसे बनाएंगे। देखिए ये मैं बाइनरी ट्री की तरह भी बना सकता था, ऐसे कि आपने लिखा 1, फिर उसकी 6 ब्रांचेस निकाल दी, फिर 2 लिखा उसके बाद 6 ब्रांचेस निकाल दी, 3 लिखा उसके बाद 6 ब्रांचेस निकाल दी। इन दी सेम मिनट में ये थोड़ा असल में कम जगह ले रहा था, इस वजह से मैंने ये वाला देखिए। ये है फर्स्ट डाई, ये सेकंड वाली, ठीक है। तो अब जब इसको आप दोबारा एक साथ रोल करेंगे, तो इसका 1 इसका 1, फिर इसका 1 इसके साथ 2 के साथ हो सकता है, फिर इसका 1 दूसरे वाले के 3 के साथ हो सकता है, फिर इस तरह से 1 4 1 5 1 6। अब ये सेम पूरा प्रोसेस होगा 2 के साथ, पहले वाली डाई में 2, दूसरी वाले में 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर से अगर हम बात करें, तो एक डाई के लिए टोटल आउटकम्स कितने बेटा, 6, दूसरी वाली में भी 6, तो कितने हो गए, 36 हो गए बेटा। रेहान अली, ये मैंने कहा कि एक डाई के अंदर टोटल आउटकम्स होते हैं 6 ना, तो दूसरी वाली डाई में भी 6। तो हम जो कल बात कर रहे थे, कल जो हमारी टॉपिक चल रहा था कि नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, तो मैंने ये कहा कि एक डाई में टोटल 6 आउटकम्स हैं, दूसरी वाली डाई में भी 6 आउटकम्स। अगर दो डाइज आपने एट ए टाइम रोल कर दी, तो नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर से क्या होगा बेटा, 6 इंटू 6 यानी 36 टोटल आउटकम्स आएंगे, 37 नहीं आएंगे और 38 भी नहीं आएंगे। अच्छा, अब जो हमारा सवाल था इसका वो तो 3 डाइस के लिए था, तो कोई मसला नहीं है, आप डाइस जितनी भी चाहें बढ़ाएं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और उसको लिस्ट डाउन करने में हमें मसला होगा, लेकिन अब क्या होगा बेटा, एक डाई में 6 आउटकम, दूसरी में भी तीसरी में भी, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 है ना, 6 क्यूब यानी कि 216। ठीक है भाई, क्लियर ये बात। नंबर 2, कॉइन और डाई दोनों एट अ टाइम, क्या ना, कॉइन को टॉस किया, डाई को रोल किया, एट अ टाइम हुआ है सारा ना। वैसा कौन से क्वेश्चन के लिए, ये वाला जो सवाल था मेरे पास, ये इसके लिए। हाँ वो ये क्वेश्चन 5 ही, असल में क्वेश्चन 5 ये है, ये तो समझ लीजिए उसका सिमिलर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 का ये सिमिलर है, और ये जो है ये एक्चुअल क्वेश्चन 5 है, ठीक है, जो मैंने दिया था। हाँ हाँ, तो वही बात हो गई ना भाई। देखें, ये समझ लीजिएगा अगर ये कन्फ्यूजन हो रही, एक डाई को हम 2 बार रोल करें, ये सेम स्टेटमेंट हुई कि a पेयर ऑफ डाई, सॉरी, डाई इज रोल्ड ट्वाइस, ये हो गई a पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड वंस, एक ही बात है, दोनों चीज ठीक है। फिर ये जो मैंने दोनों लिखे ना, ये दोनों एक ही चीजें हैं, और करके लिख लो, तो वो सिमिलर है तो उससे कोई इशू ही नहीं। अच्छा, इसमें आते हैं बेटा, सिंपल सी बात है, कॉइन के जो आउटकम्स हैं 2 हैं, और जो आपकी डाई है उसके अंदर 6 आउटकम्स हैं। तो एक स्टूडेंट ने इसका पूरा ट्री बनाया था, कैसे बनाया था देखिए मैं बताता हूँ। भाई ये हेड है, ये टेल ना, कॉइन के अंदर ये आउटकम्स है। अब इसकी 6 ब्रांचेस निकाल दें, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। अभी मैं आपको ये मेले में ये कर लूँ, फिर सारे के सारे जो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ।
ये मेरे पास टोटल कितने आउटकम्स आ गए बेटा, 6 × 12। ठीक है। एच अगर फर्स्ट कॉइन का अगर हम लें, एक ही कॉइन है वैसे तो एच अगर होगा 1 2 3 4 5 6, यानी इसके आउटकम होंगे H1 H2 H3, इस तरह से लिख सकते हैं हम। फिर अगर फर्स्ट वाले कॉइन में अगर टेल अकर हुई है, टी अकर हुआ है, तो यहाँ उसके साथ 1 2 3 4 5 6 आउटकम आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ 2 यहाँ 6 हैं, तो 2 6 12 टोटल आउटकम्स आएंगे इसके। अब यहाँ ये जो अब नहीं 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 नहीं, अब्दुलनाथ पे डायरेक्ट लिखना होता है। ये मैं जो डायग्राम्स वगैरह, ट्री डायग्राम या ये कौन सी डायग्राम, ये बना इस वजह से रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने शायद एक बार, मुझे याद आ रहा है, एक बार देखा है कि इन्होंने शायद लिस्ट डाउन करने के लिए कहा था, तो लिस्ट डाउन करने के लिए बोल दिया फिर तो करें, अदरवाइज अपनी मर्जी से मतलब करने की नीड ही नहीं है तो कहाँ से करना है, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। क्वेश्चन था बेटा, तो इसमें ना स्टूडेंट्स ने मिस्टेक किए, और वो भी लॉजिकल मिस्टेक थी। मैं आंसर देखकर हैरान हो गया। स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स बताता हूँ मैं। भाई देखें, 3 बास्केट में तो अलग अलग, एक बास्केट के अंदर ये है क्वांटिटी है 4 जूसेस, सेकंड वाली बास्केट के अंदर जो है वो 10 केक्स हो गए, और थर्ड वाले के अंदर 5 पैकेट्स हैं। सही है, तो पैकेट को हम एक ही कंसिडर, यानी पैकेट्स 5 हैं। ये आगे हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई। जब आपको एक जूस सिलेक्ट करना है तो टोटल 4 में से आप एक सिलेक्ट करेंगे, और सेकंड क्या चीज़ है, केक्स, तो 10 में से आप एक सिलेक्ट करेंगे, और थर्ड ज़ाहिर पैकेट है कुकीज़ का, तो एक पैकेट आप 5 में से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक की मैं बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स ने कहा सर ये बास्केट का भी ऑप्शन आ गया। मुझे नहीं पता उन्होंने किस तरह से सोचा या क्या किया। अगर ये स्टूडेंट हैं बेटा जिन्होंने ये किया है, ये 3 लगा रहे हैं। अच्छा, अब 3 का क्या रीज़न, मतलब 3 तो वैसे बास्केट है ही नहीं ना भाई, बास्केट नंबर ऑफ ऑप्शंस में थोड़ी है। आप क्या सिलेक्ट करोगे, बास्केट सिलेक्ट कर रहे हो। हाँ, अगर ये आपको बास्केट सिलेक्ट करने के लिए बोल देता ना, यानी कि भाई बास्केट भी सिलेक्ट होगी एक, तो फिर तो ये बात समझ में आती। बास्केट थोड़ी सिलेक्ट हो रही है, आप इंडिविजुअल बास्केट्स में से ये जो 3 आइटम है ये आप पिक कर रहे हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑप्शन आप इन तीनों के पूछ रहे हो। यस, राइट राइट फिजा, दैट्स द लॉजिकल मिस्टेक। और एक नहीं, मैंने 2 रेस्पॉन्सेस में ऐसी मिस्टेक देखी। तो ये अच्छा हुआ कि इस तरह के सवाल आपके सामने आ गए। तो ये गलत है, ये जो है ना, ठीक है, ये मैंने 3 हाईलाइट कर दिया बेटा, और ये लॉजिकली ही समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं बेटा कार्ड्स वाले की। कार्ड्स वाले में भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, तो उन्होंने वो रेस्पॉन्स नहीं सबमिट किया था। क्वेश्चन ये है बेटा कि टोटल में से 52 में से हमने 2 कार्ड सेलेक्ट किए, सिर्फ 2 ना। जी जी, राइट राइट। अरे साहब, इसमें खेलने और ना खेलने की कोई बात ही नहीं है। आप यूँ समझें कि कुछ कार्ड्स पे नंबरिंग हुई हुई है, कुछ कार्ड्स पे कुछ डिज़ाइन बने हैं। सही है, और आपसे वो असल में प्रोबेबिलिटी में इसको डिटेल में करेंगे, अभी तो फिलहाल ऐसे ही चला लें। तो यहाँ असल में मैंने कोई सिंपल सा सवाल दिया था, कितनी कंडीशनल क्वेश्चन था नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत अलग अलग कंडीशनल क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए टोटल 52 होते हैं, 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, 13 13 13 में। जिनको है आइडिया या जिनको नॉलेज है तो उनको पता ही है, वो डिटेल में हम बाद में बात कर लेंगे। तो अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कार्ड जो है ना, हमने पिक कर लिया एक, और दूसरा वाला भी उठा लिया, रिप्लेसमेंट नहीं हुई, यानी उठा के वापस नहीं रखा ना। कार्ड इज़ नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है, अब मुझे बताइएगा, जो पहली सिलेक्शन होगी बेटा मेरी, फर्स्ट वन सिलेक्शन में, मैम बेटा ऐसे लिखे हैं 52 51 या 52 52 ऐसे लिखे हैं। ये मैंने पहली जो मेरी सिलेक्शन होगी वो आउट ऑफ 52 होगी, ये बात तो कंफर्म है। राइट राइट, ये बात तो कंफर्म है बेटा। अच्छा, कार्ड रिप्लेस नहीं हुआ,
मैंने उठाया, साइड में अपने पास रख दिया। तो अब मेरी जो नेक्स्ट सेकंड सिलेक्शन है, नेक्स्ट वन, वो आउट ऑफ कितनी होगी बेटा? आउट ऑफ 51 होगी। राइट राइट, क्योंकि मैं एक कार्ड तो सिलेक्ट करके अपने पास रख चुका ना, या वो मैंने किसी को दे दिया या वो कुछ भी हो गया, लेकिन वो अब सिलेक्शन का पार्ट, यानी सिलेक्शन में से नहीं, उसका पार्ट नहीं है। जो मुझे सिलेक्ट करना है ना, वो अब आउट ऑफ 51 होगा। सही बेटा, आउट ऑफ 51 होगा। ये आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ में बेटा? 2652, ठीक है, शार्प, ओके। अच्छा, अब बात कर लें जो मैंने दूसरा दिया था, रिप्लेसमेंट वाला ना। रिप्लेसमेंट वाला क्या क्या सवाल था? तो रिप्लेस करने का असल में फंडा क्या है? आपने ये कहा सर, मैंने कार्ड पिक किया, मैंने देखा मुझे कार्ड पसंद नहीं आया, और कोई ऐसा गेम चल रहा है जिसमें आप कार्ड वापस रख सकते हो। आपने जो फर्स्ट सिलेक्ट किया, फर्स्ट, जैसे पहला तो आप यही मैं लिख देता हूँ, ये 52 जो है ना, फर्स्ट वाला जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया वो तो आउट ऑफ 52 ही है। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब जब आपको वो कार्ड पसंद नहीं आया मिसाल के तौर पे, तो आपने वो कार्ड वापस रख दिया डेक में कि भाई अब जो है ना, ये भी सिलेक्शन, यानी जब मैं नेक्स्ट वाला कार्ड सेलेक्ट करूंगा वो भी उसमें मतलब शामिल हो सकता है। तो एक काउंटिंग तो बढ़ गई ना उसकी। यानी जब मैं वापस डेक में रख रहा हूँ, अपने पास नहीं रख रहा, वापस डेक में रखूंगा, तो अब मेरी जो नेक्स्ट सिलेक्शन होगी उसके लिए काउंटिंग 52 हो गई बेटा। जी जी, राइट राइट अरिमा, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर सेकंड कार्ड इफ द कार्ड इज रिप्लेस्ड आर 52। ठीक है बेटा, होप सो कि ये बात आपको, मतलब स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गई होगी। जो स्टूडेंट में थोड़ा सा परेशान हुए थे, कंफ्यूज हुए थे। एक कार्ड आपने पिक किया बेटा, जब वापस रख देंगे तो आपकी जो टोटल काउंटिंग थी वो तो दोबारा 52 ही हो गई ना। सही। अच्छा, ये 3 कार्ड्स में भी हो सकता है ये सवाल, जितने भी कार्ड्स में आप तय बना सकते हैं, और ज़्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं, तो हम इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन 5 हमारा हो चुका है बेटा। अब मैं आ रहा हूँ उन सवालों पर जो नंबर्स, बल्कि नहीं, पहले नंबर वाले सवाल अलग ही करते हैं, क्योंकि नंबर्स में थोड़ी मुझे और भी बातें करनी है। नंबर्स वाले पहले मैं नहीं कर रहा, पहले मैं वो वाले कर रहा हूँ, सीधे सीधे सवाल थे ना। उसमें भी जो है ना मिस्टेक्स हुई हैं, और मैं हैरान था कि ये मिस्टेक्स हो कैसे रही हैं। लेकिन चलें, कॉन्सेप्ट बनते बनते बनेगा। जिनको समझ में आ गया, जो कॉन्सेप्ट पे पहुंच गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जी जी राइट, कैसा आंसर ऐसे लिखा था ना बेटा, जैसे हाँ 52 ऐसे लिख, कैसे, हाँ राइट। देखिए 4% है ना बेटा, पहला पर्सन एंटर हुआ, एक स्टूडेंट ने तो पूरा ऐसे लिखा है इसके ऊपर, एक लाइन लिखी कि फर्स्ट पर्सन के लिए ये ऑप्शन है, दूसरे के लिए, तो वो तो खैर एक ही हिंदी में रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा। बहुत अच्छा किया। तो फर्स्ट पर्सन जो एंटर होगा बेटा, उसके पास टोटल जो हमारे पास 4 ही पर्सन है, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन एंटर होगा उसके उसके लिए ऑप्शन है 6। ठीक है, 6 सीट्स में से कहीं भी बैठ जाए, ओके। अच्छा, अब वो कैसा, आप कहीं बैठ गए, तो जो हमारे नेक्स्ट जो है पर्सन आएंगे, क्योंकि एक तो सीट ऑक्यूपाइड है, तो जो नेक्स्ट मेंबर आएंगे, नेक्स्ट पर्सन आएगा, उसके लिए 6 सीट्स थोड़ी होंगी अवेलेबल। एक ऑप्शन कम हो गया उसके लिए। क्यों वो कम हो गया? वजह उसकी ये है सर, एक सीट तो ऑक्यूपाइड है ना, वो ऐसा कोई वो थोड़ी चल रहा है कोई। ठीक है बेटा, उसके बाद जब आएंगे तो फिर जो नेक्स्ट मेंबर है, नेक्स्ट पर्सन है, उसके लिए 4 ऑप्शन और फिर 3 ऑप्शन। मेंबर खत्म हो गए, ठीक है, अब आपके पास कुछ भी नहीं है आगे, तो इसका आंसर मेरे पास आया 360। राइट बेटा। इसी तरह से ये मेरे पास क्वेश्चन है बेटा 9, जिसमें टोटल यूँ समझे हमने 11 प्लेयर्स के सामने अपने खड़ा किया, और अच्छा एक ही मतलब पोजीशन एक इसको देनी है टीम मेंबर को। तो 11 मेंबर हमने, 11 जो टीम्स के प्लेयर हैं उनको हमने सामने खड़ा किया और बोला भाई
कैप्टन बनने के जो चांस हैं, निज़ाम सारा फेयर है। जी जी साहब। तो वो आउट ऑफ 11 होगी। अब जब एक को हमने कैप्टन बना दिया, क्योंकि एक ही पोजीशन देनी है सबको, कैप्टन बना दिया, तो अब जो नेक्स्ट वाइस कैप्टन के लिए सिलेक्शन होगी वो आउट ऑफ 10 होगी। एक तो मेंबर निकल चुका, और फिर उसके बाद जब वाइस कैप्टन विकेट कीपर की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी चूंकि अलग अलग पोजीशन असाइन करनी है, तो वो होगी अब आउट ऑफ 9। ठीक है ना क्लास? तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ ऑप्शंस कम होते रहे। बस ये बात समझानी थी मुझे। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन दिया था बेटा, 5 कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी ये 5 मेंबर हो गए। यहाँ पर 8 जो है वो 100 मीटर की रेस में हिस्सा ले रहे हैं, और 7 जो है ना स्लो साइकिलिंग में। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस अगर मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर हैं, यानी कितने पॉसिबल अवार्ड इनको दिए जा सकते हैं, तो इसमें से कोई एक जीतेगा, इसमें से कोई एक जीतेगा, इसमें से कोई एक जीतेगा। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर के हिसाब से, जी राइट बेटा, 5 इंटू 8 इंटू, ठीक है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे कंपार्टमेंट वाले सवाल से कुछ मिलता जुलता है। ये वाला जो सवाल था हमारा 4 पर्सन्स थे, तो हर एक में जैसे पहले अगर हम पर्सन को कंसिडर करें, उसके बाद 6 सीट्स अवेलेबल थी, फिर उसके बाद 5, 4 और ये कम होती रही। पहला जो बेटा यहाँ पर गेस्ट आएगा, उसके पास जो रूम्स अवेलेबल होंगे जिसमें वो एकोमोडेट हो सकता है, ठीक है, 6 स्पेयर रूम है ना, तो और ईच इन अ सेपरेट रूम, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक, मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए नंबर ऑफ ऑप्शन 6 हो गए। फिर जब एक में एकोमोडेट हो गया एक एक पर्सन, तो दूसरे वाले के लिए ऑप्शंस कम हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा? दूसरे वाले के लिए ऑप्शंस ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। जी राइट राइट। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, क्वेश्चन 12 पे बात करते हैं बेटा। इसमें जो है मेरे पास क्वेश्चन आंसर जो है वो टोटल जो है मेरे पास क्वेश्चंस, तो वो तो 6 हैं, ये तो बात हो गई। और टोटल जो मेरे पास ऑप्शंस हैं वो 2 हैं। तो पहले अगर मैं एमसीक्यू को कंसिडर करूं, तो पहले एमसीक्यू के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, यानी उसको मैं सही करूं या गलत जो भी करूं, उसके लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ 2। मैं पहले ऑप्शन पे खड़ा हूं, पहले एमसीक्यू पे, तो उसके लिए मैं तो ट्रू कर सकता हूँ या फॉल्स। ठीक है ना भाई? दूसरे के लिए भी ट्रू या फॉल्स है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सबके लिए भाई यही ऑप्शन है ना, है ना, यही बात है ना, ये सबके लिए 2 ही वेज हैं। तो हम नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन 13 है। अच्छा, टोटल जाहिर है 6 कोर्ट्स में से एक अगर ये कोर्ट अवेल कर लें, 7 शर्ट्स में से एक शर्ट, और 8 जो है पेयर ऑफ ट्राउजर्स में से एक, तो ये टोटल इनका कंप्लीट सूट बन जाएगा। तो कितने दिन इनका गुजारा हो जाएगा, ये सवाल है। नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, यानी कि 336, तकरीबन 1 साल जो है वो गुजारा हो सकता है। नेक्स्ट बेटा, अच्छा 12 चॉइसेस हैं फैब्रिक के लिए ना, ईच इन 8 नेक साइज, यानी इंडिविजुअल जो, जैसे चॉइस 1 है, चॉइस 2 है, चॉइस 3 है फैब्रिक्स की, तो चॉइस 1 के लिए 8 नेक साइज हैं। ठीक है ना? ये अगर हम बाइनरी ट्री बनाए तो बहुत बड़ा बनेगा, एक यानी एक फैब्रिक है, फिर उससे 8 जो है ना में हमने ब्रांचेस निकाली, फिर इंडिविजुअल 8 के लिए आप 7 जो है ना अलग, सॉरी 3 जो है अलग ब्रांचेस निकालेंगे स्लीव में, तो बहुत ही बड़ा बनेगा ये अगर ट्री बनाए इसका। या टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिस्ट डाउन करने की बात करें, तो बेटा नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई सर, या 12 है या 8 है या 3 है। सही है बेटा, क्लियर है ना ये बात? 15 बेटा, 3 prizes are offered to a class of 50 students.
राइट। तो पहले वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहले वाले पार्ट में चूँकि सब्जेक्ट के कोई कैद नहीं है, सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो एक जो बच्चा मिसाल की तरह फिजिक्स में फर्स्ट आया तो वो केमिस्ट्री में भी फर्स्ट आ सकता है, वो किसी और सब्जेक्ट में भी फर्स्ट आ सकता है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आने के चांसेस है 50, और यहाँ पर भी 50 ही स्टूडेंट्स फर्स्ट पोजीशन या जो भी पोजीशन है वो ले सकते हैं। और सेम केस फॉर थर्ड सब्जेक्ट, तो ये हो गई नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर। अच्छा, अब पार्ट 2 के लिए कोई बताएगा बेटा, पार्ट 2 में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें क्या कंडीशन लग रही है हमारे पास? यस बेटा। अच्छा, असल में मसला ये है कि जो बंदा फर्स्ट आ गया ना, जी 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 साहब, जी जी सर बताइए। इस क्वेश्चन में ये है कि जैसे जो फर्स्ट आएगा वो 50 बच्चों में से होगा और वो एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो ये तो हो नहीं सकता कि एक सब्जेक्ट में दो फर्स्ट आ रहे हो। तो फिर जो दूसरा बच्चा जो सेकंड आएगा वो 49 बच्चों में से होगा और जो थर्ड बच्चा आएगा वो 48 बच्चों में से होगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वेज आ जाएंगे किस तरह होंगे। जी राइट राइट, बिल्कुल यही यही लॉजिक है। बात यही है कि एक सब्जेक्ट में यानी सब्जेक्ट की कैद कर दिया ना, सब्जेक्ट की कैद लगा दी, ये सब्जेक्ट इज सेम, सो पोजीशन जो है फर्स्ट पोजीशन किसी एक को ही मिलेगी, ठीक है। और जो सेकंड आने वाला है वो भाई उनको बोलेंगे भाई अब बहुत हो गए, अब बस फर्स्ट लेके अब आप निकलो घर। बाकी जो हो गया वो आउट ऑफ 49, एंड देन बाकी जो उसके जो थर्ड पोजीशन आएगी वो आउट ऑफ 48, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, ये क्लियर हुआ बेटा सबको? और ये सवाल तो समझ लीजिए कि तकरीबन स्टूडेंट्स को इसने घुमा दिया था। असल में यहाँ दो सवाल हैं बेटा, इसके दो पार्ट्स करने हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 स्पैरोज कैन पर्च, पर्च वर्ड सुना है ना बेटा आप लोगों ने? ये सुना है नहीं? हाँ सही, राइट। परिंदे का दरख्त पे जाके बैठना, ठीक है ना। अगर कोई इंसान जाके बैठे उसे भी बोलेंगे पर्च। तो ऑन 3 ट्रीज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द चॉइस ऑफ अ ट्री, ये सवाल एक खत्म हो गया यहाँ पर, यानी एक पार्ट। और दूसरा ये शुरू कर रहे हैं, तो दूसरी की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये वाली बात करते हैं कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द चॉइस ऑफ अ ट्री। यहाँ तक ये फुल स्टॉप है ना, इसके बाद दूसरा वाला है, उसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा। तो मैं इसके दो पार्ट्स कर रहा हूँ सवाल के ना। पहले वाले में अगर मैं बात करूँ बेटा, असल में क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है स्टूडेंट से, राइट राइट फिजर, फिजर करेक्ट। अच्छा, तो इसमें चूँकि गड़बड़ हुई है ज़्यादा स्टूडेंट से, तो मैं बता देता हूँ। अगर हम एक स्पैरो को कंसिडर करें, देयर आर 5 स्पैरोज, पहली वाली अगर स्पैरो को हम ऑप्शंस दें तो उसके पास 3 ट्रीज हैं। पहली वाली ट्री को पहली वाली स्पैरो को आप वहाँ पर खड़े हो जाएं और उसके ऑप्शंस की के ऊपर नज़र डालें, तो जो मेरे पास पहला जो मतलब पहली स्पैरो के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर फर्स्ट स्पैरो आर 3, ठीक है बेटा। व्हाट अबाउट सेकंड बेटा? अगर मैं सेकंड वाली स्पैरो को देखूंगा, यानी वो सेकंड वाली स्पैरो के की नज़र से हम ट्रीज को देखें, तो वो गया भाई मैं भी कहीं किसी भी 3 ट्रीज पर जो है चले जाऊँ, यही बात है ना। सेम केस फॉर थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यही बात है बेटा। नंबर ऑफ ऑप्शन सेम है क्योंकि इन्होंने बोला ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है बेटा। तो सबके लिए जो चॉइसेस हैं ट्री की वो सेम है। तो अब मैं अगर इन नंबर ऑफ ऑप्शन और मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर की लॉजिक से अगर इसको करूँ सॉल्व, तो ये बना मेरे पास पहली स्पैरो के लिए 3 ट्रीज बेटा, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो 3 पावर 5 यानी कि 243, राइट बेटा। क्लियर है बेटा, सही है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ बेटा दूसरे वाले पार्ट की तरफ। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल पर्टिकुलर स्पेलो बी अलोन ऑन अ ट्री। अब ये क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आप ऐसा करें कि एक स्पैरो जो है ना वो अलग नज़र आनी चाहिए एक ट्री पर, और वो जहाँ बैठ गई बस फिर अल्लाह ही उठाएगा।
सही है ना। जैसे बाद लोग होते हैं ना, क्लास में भी शायद आपका शायद इत्तेफाक हुआ हो। जी जी जी। कुछ लोग ऐसे कि भाई वो कि नहीं भाई, हम कुछ भी हो जाए हमारी सीट यही है। जी जी मैम, राइट, यही सवाल है कि एक स्पैरो को एक एक ट्री पर ही फिक्स करना है, तो बाकी जो हमारे पास चार रहेंगे ना बेटा स्पैरो, उनके पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे। यानी अब जो रिमेनिंग फोर हैं उनके पास ऑप्शंस कम। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं लॉजिकली या वैसे आपको सोचने का वे बताऊं। जैसे कल आप याद कीजिएगा, ज़ीरो आ गया था एक स्टूडेंट ने कहा था सर आप यूनिट प्लेस से चलें, शायद आपको याद हो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जो ज़ीरो आना है, या और इस सवाल में अगर हम देखें तो ये जो, हाँ ये जो ये वाला है ना बेटा, इसमें हाँ बी अलोन ऑन अ ट्री, ये कंडीशनल बात है ना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल करते वक्त ये ज़रा याद रखिएगा कि अगर कोई कंडीशन होती है ना, तो पहले कंडीशन पर बात होती है, यानी कंडीशन का मसला हल आप पहले करते हैं, उसके बाद फिर आप जो आज़ादी, जैसे बाकी जो चार है ना, चार स्पैरो, उन स्पैरोस उनके लिए कोई ऐसे कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन लगी हुई एक के ऊपर, तो एक की बात आप पहले करें, उसका मसला हल किया आपने, उसके बाद फिर आप जो जनरल बात है वो करेंगे। इसी तरह से जैसे मैं कल वाली बात करूँ ना बेटा, जैसे हम जीरो को देख रहे थे, तो हमने बात की थी जीरो कैन नॉट ऑक्यूपाई 100 प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता था, तो हमने पहले उस जीरो की बात की थी, याद है, और उस जीरो का मसला हल किया था पहले, उसके बाद फिर हम जो है यूनिट और 10th प्लेस को देख रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि जब कोई कंडीशनल बात आ जाए, तो पहले कंडीशन को फुलफिल करना है, कंडीशन को देखना है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है सारी, उसके बाद फिर आप आज़ादी वाली जो कंडीशन हैं या जिसके ऊपर बात ही नहीं हुई उसको कंप्लीट करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है बेटा, इसका ख्याल रखिएगा ज़रा। तो मैं करता हूँ इसको। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट स्पैरो के पास कितनी, फर्स्ट वही वाली स्पैरो जो बी अलोन ऑन अ ट्री, और वो ज़रा एक पर्टिकुलर है, तो लेट सपोज फर्स्ट वाली वो पर्टिकुलर है, तो हमने उसको उसको चॉइसेस कितनी दी भाई, कि आप यहाँ थ्री थ्री में से कहीं पर भी आते। ठीक है बेटा। नहीं नहीं फिजा, ये अभी मैं समझा रहा हूँ बेटा। तो मैंने जैसे कहा ना कि आप पहले कंडीशनल बात करेंगे, यानी जो कंडीशन आ रही है पहले उसका मसला हल का हल निकालें, फिर उसके बाद आप नॉर्मल जो हमारा जनरल बात है उसके ऊपर आएंगे। पहले उसी स्पैरो की बात करें जिसपे ये कंडीशन लगी हुई है। ठीक है बेटा, तो उसको हमने कहा भाई ठीक है आप पहले आ जाएं और आपकी जो है ना वो बात मानी जाएगी। तो उसने कहा ये ट्री है, ठीक है, हमने बिठा दिया। तो वो एक स्पैरो, वो एक ट्री जो है ना अब हो गया रिजर्व। अब बाकी रहेगा हमारे पास दो ट्रीज। सही है बेटा। तो अब जो रिमेनिंग जो फोर आ रहे हैं उनके लिए ऑप्शंस कम हो गए। मैं वही कह रहा हूँ कि जब कोई कंडीशनल बात आ जाती है तो पहले आप उस कंडीशन का मसला हल करते हैं, उसके बाद फिर आप नॉर्मल या जनरल बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन यही है कि भाई वन स्पैरो बी अलोन ऑन अ ट्री, तो जो अलोन वाले उसके मसले का हल पहले निकालें आप, वो मसला पहले हल होगा, उसके बाद फिर आप जनरल बात करेंगे। सही है बेटा। जैसे मैंने कल जीरो वाली मिसाल दे रहा हूँ मैं, कल हमने जीरो किया तो पहले हमने जीरो की बात की थी। जी फिजा बोले। हाँ तो वो दूसरे वाले को हम ऑप्शंस दे रहे हैं ना, देखें, मैं पहले इसका आंसर लिखता हूँ फिर उसके बाद बात करते हैं बेटा। आपकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन मैं उसका जवाब दे देता हूँ। रिमेनिंग जो बेटा बचे उसके बाद ये ऑप्शन था, ठीक है। अब जो हाफिज़ा आपका सवाल है ना बेटा, इसमें ज़रा तलाश कीजिएगा आप। देखिए आपकी जो लॉजिक देखें, मैं, हाँ मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई कंडीशनल आ जाती है बात बेटा, तो सबसे पहला काम होता है आपका कंडीशन का मसले, कंडीशन वाली बात को सॉल्व करना। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो फिजा आपने बात कही है, ये इसमें आ गया है बेटा।
ये जो फिजा आपने बात की ना, नंबर ऑफ ऑप्शंस जो हमारे पास यहाँ है 2 2 2, तो ये एक, ये भाई सारी इसमें तो ऑप्शंस आ गए ना सारे। जो पहली वाली है बी अलोन ऑन द ट्री, उसको एक जगह बिठाया, बाकी जो है वो सारी की सारी एक एक दूसरे वाले ट्री पे बैठ गए। तो इसमें भी वो वाले वेज आ गए जो आपने एक ऑप्शन की बात की ना, वो इसमें आ चुका है बेटा। पिज्जा, अगर अभी भी कोई आर्गुमेंट है बेटा या कंफ्यूजन है या पूछना है मुझे बताइए, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहे हो, लेकिन उस पर्टिकुलर इवेंट को मैं यहाँ काउंट कर चुका हूँ। तो ये इसका खुलासा ये, असल में ये सवाल नहीं है, इस सवाल से मैं आपको एक लॉजिक क्लियर करना चाह रहा था, और वो लॉजिक ये थी कि अगर कोई कंडीशनल बात आ जाए बेटा, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सबसे पहले किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, सबसे पहले किस पे बात होगी, कंडीशन पे बात होगी, क्योंकि वो कंडीशन हल होगी तो उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे ना बेटा। और इसकी मैं कल जो है, हाँ, कल वाली एग्जाम्पल में बार बार इसी वजह से कोट कर रहा हूँ कि वो बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन थी ज़ीरो वाली, कि ज़ीरो जो है आपकी शुरू में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ज़ीरो अगर वहाँ आ गया तो वो आपकी कंडीशन ही गलत हो गई ना। जी जी उमैमा, राइट, ये लिखा हुआ है ना बेटा, आप सवाल पढ़ो। इफ हाउ मेनी वेज, वन स्पेयर, वन पर्टिकुलरली एक ही है ना, तो बाकी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। अगर वो होता ना बेटा कि इंडिविजुअल एक एक की बात करें तो फिर तो इसमें बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो जाती, फिर इसमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता, वो हमारे पास नहीं है बेटा। समीउद्दीन, अच्छा बाकी स्टूडेंट्स कंफर्म करें बेटा, मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? अच्छा समी, सही है, ओके फाइन। तो आप लोग इतना लेट हो गए, खैरियत सब? तो पूरा तकरीबन ख़त्म ही हो गया अब तो जी जी मैं आ रहा हूँ बेटा उस तरफ। असल में वो नंबर्स वाले ना, तो नंबर्स वाले मैंने अलग ही रखे हैं, और नंबर्स वाले मैंने इस वजह से अलग रखे थे क्योंकि नंबर्स पे तो इतनी अभी डिबेट होगी कि आप सोचिएगा ज़रा। अच्छा, एक जो स्टेटमेंट में मैं कहता हूँ कि स्टेटमेंट में मुझसे मतलब जल्दी में, क्योंकि मुझे कल दिन में टाइम मिलना नहीं था, मैं शुरू में मतलब सुबह जैसी क्लासेस ऑफ हुई मैंने कहा था इसको अपलोड कर दूं, उसमें जो है ना एक मुझसे लिखने में हो गई, तो जिन स्टूडेंट ने, मतलब ये मैं सवाल लिख देता हूँ, जिन स्टूडेंट ने इसको उस तरह से समझा ना, क्योंकि एक दो स्टूडेंट ने मुझसे बाद में कंफर्म भी किया। मैम आपकी बात में समझा नहीं, अगर माइक पे भी बोल दो बेटा, माइक पे बता दो तो। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं ना जिसके अंदर बेस और पावर का होता है 3 to power 2 है ऐसा इन क्वेश्चंस में। तो मुझे इस चीज़ में कभी कभार कंफ्यूजन होती है कि जो बेस में है हम उसमें कौन सा नंबर लेते हैं। हाँ सही मैम, इसके लिए असल में ये जो सवाल है ना, ये जो हमारे पास अभी तक सवाल है आपका बहुत लॉजिकल, बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक हमारे पास जितने भी सवाल हैं ना, आप एक काम, कल वाले और आज तक जितने हमने सवाल किए सबको गो थ्रू कीजिएगा पहले, आज जब भी टाइम मिले उसके अंदर गौर कीजिएगा कि बेस किस तरह से आ रही है। अच्छा, और ऐसा कोई रूल मत बनाइए, क्योंकि ऐसा कोई रूल है नहीं कि ये चीज़ बेस में आएगी ये चीज़ पावर में आएगी। आमतौर से ऐसा कहा जाता है, मतलब मैथमेटिशियंस के रिव्यूज है, कोई बुक की बात नहीं कर रहा मैं, मैथमेटिशियंस ये कहते हैं कि जो चीज़ फिक्स है ना, हाँ हाँ रुझान में आ रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ रुझान, जो मेमा बेटा जो चीज़ फिक्स है ना वो आएगी बेस में। जैसे मिसाल के तौर पे हमें हाथ में रिंग पहनना है और कितने वेज में पहन सकते हैं, तो हमारा हाथ तो फिक्स है ना, रिंग आ रहा है हमारे हाथ में, तो हमारी जो हाथ यानी हाथ की फिंगर्स हैं जितनी भी 2 3 या जितने हमें ऑप्शन, तो वो फिक्स हैं तो वो बेस में आएगी। मैथमेटिशियंस इस तरह से बोलते हैं। या आप यूँ समझ लें जैसे हमें लेटर्स पोस्ट करने बेटा, तो लेटर जा रहा है घर पर, घर तो कहीं नहीं जाना, घर अपनी जगह फिक्स है, तो घर आएगा बेस में, आमतौर से ऐसा होता है बेटा। अच्छा, ये मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें लिखने में मुझसे मिस्टेक हुई, और ईच डिजिट ज़ाहिर है आपको डिजिट को फिक्स करना पड़ा इसमें, तो स्टूडेंट ने बाद में मुझसे कंफर्म किया, तो सवाल जिन स्टूडेंट ने इसको ईच डिजिट यानी हर डिजिट को ही आउट कर दिया, जी जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि ये क्या था।
तो जिन्होंने ईच डिजिट के हिसाब से कर लिया, और ईच डिजिट से मुराद ये है कि आप यहाँ सिर्फ 3, 5 और 9 ही रख सकते थे, तो वो उस कंडीशन में वैलिड था, ठीक है, वो तो बात। लेकिन ये मैं डिजिट हटाकर यहाँ पर, असल जो मेरा सवाल था वो ये था, लेकिन वो असल में कॉपी कर दिया मैंने, तो वो आगे सारे वही कॉपी हो गया। तो मैं ये चीज़ क्लेरिफाई करना चाह रहा था, क्लियर करना चाह रहा था। सवाल असल में मुझे ये देना था, ईच नंबर, जितने भी 3 डिजिट्स के नंबर फॉर्म होंगे, वो नंबर जो है वो ऑड होने चाहिए, सही है बेटा। तो ये चूंकि लिख दिया था, वो पोस्ट हो गया था, तो मैंने कहा चलें सिर्फ क्लास में ही बात कर लेंगे इसके ऊपर। 30 डिजिट वाले हिसाब से जिन स्टूडेंट ने किया वो बिल्कुल सही किया है। उसमें उन्होंने क्या किया, सर सिर्फ 3, 5 और 9 आ सकता है, तो यहाँ 3, 5, 9 यानी 3 ऑप्शन, या तीनों या 3, तो 3 3 9, 9 3 27, वो करेक्ट आंसर था। ठीक है बेटा, मैंने ये सवाल आपके सामने ही चेंज किया है। तो जिन स्टूडेंट ने वो पुराने उस लॉजिक से कर लिया वो भी सही था, यानी अगर वो लॉजिक वो कंडीशन हो तो वैसे उस कंडीशन में वो वैलिड है। लेकिन असल में मुझे सवाल देना था कि जितने भी नंबर फॉर्म हो तो वो ये हो। अब अगर मैं इस हिसाब से यानी नंबर की बात करूं, डिजिट की नहीं, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, हमारी यूनिट प्लेस जो है ना कंट्रोल करनी है हमें सिर्फ और सिर्फ। यूनिट प्लेस पर जैसे मैंने एग्जांपल दी है, तो यूनिट प्लेस पर आपके पास होना क्या चाहिए, या तो 3 या 5 या 9, इन ऑप्शंस के हिसाब से 3 वेज हैं। बाकी आप यहाँ कुछ भी करते हैं, क्योंकि टोटल डिजिट्स निकालने तो रिपीटिशन ज़ाहिर अलाउ हो गई इसमें, क्योंकि टोटल डिजिट आएंगे ही तब जब आप रिपीटिशन को अलाउ करेंगे। ठीक है ना बेटा, ये मेरे पास आ गया इस तरह से। जैसे और नॉर्मल हम सवाल कर रहे थे, बस इसमें इवन ऑड का जो चक्कर आ गया, इवन इनके नंबर जो इवन हो ऑड हो, अगर ऑड नंबर है तो जो यूनिट प्लेस है बस उसको कंट्रोल करना है, और वो कंडीशनल बात है। तो देखिए सबसे पहले मैंने वही की, यहाँ पर जो कंडीशन थी यूनिट प्लेस की कंडीशन थी, बाकी जो 10th और 100 प्लेस है वो एक जनरल बात है, तो जनरल बात बाद में होगी, यूनिट वाली बात वो पहले होगी। ठीक है बेटा, ओके क्लियर। इसके बाद इवन की बात करते हैं, और वो उसके अंदर भी मैंने यही कहा कि दी नंबर फॉर्म इज इवन, जो भी नंबर, ईच नंबर इज नंबर की बात है। डिजिट वाली जिन्होंने लॉजिक से किया था वो भी सही किया था बिल्कुल। तो बेटा अगर यूनिट प्लेस पे कोई इवन डिजिट आ गया तो नंबर पूरा का पूरा इवन बन जाता है, सही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उससे पहले 10th और 100 प्लेस पर क्या कौन सा डिजिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली 2, 4, 6, 8 आर अलाउड नंबर्स, यानी 4 वेज में यूनिट प्लेस फिल हो सकती है। ठीक है बेटा, बाकी आप यहाँ पर 7 7 7 रख देंगे, ये मेरे पास आंसर आ गया बेटा। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कौन कौन से डिजिट्स दिए हैं बेटा, यानी 5, हाँ 5 डिजिट्स है ना। तो असल में बात यह है, जब आप डिजिट को फिक्स कर देते हैं ना बेटा, तो वहाँ पर आपके ऑप्शंस कम हो जाते हैं। जब आपने फिक्स ही कर दिया उसको, तो वहाँ पर एक ही, इसका मतलब हुआ बेटा, इसमें बताओ बेटा। सर तो हर उसमें जैसे कि हमने 100 में 7 डिजिट्स रखे तो 10 में 6 आने चाहिए, इस तरह से किए थे ना ये। असल में वो मुइस तब कंडीशन है बेटा जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना। इसमें चूंकि टोटल डिजिट कहा है, और टोटल डिजिट से मुराद हमें ये समझ में आ रही है कि देखो, जैसे मिसाल के तौर पे 7 7 या 6 6 8 एक नंबर है ना, और अगर इसमें मैं रिपीटिशन नहीं करता तो नंबर मेरे कम हो जाएंगे। तो टोटल नंबर बोला है इसने, तो ये इन अ सेंस के रिपीटिशन अलाउ है, सही है। और अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो आप दूसरा वाला भी करके देख लो, फिर ऑप्शन से मैच कर लो। वैसे इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि टोटल डिजिट बोले ना, 3 डिजिट के जितने भी नंबर फॉर्म हो रहे हैं आप फॉर्म कर दो, इस वजह अच्छा, से। तो और बाहर जो मतलब यूनिट है वहां पे सिर्फ और नंबर से आएंगे जो कि बस 3 ही बस, है बस। हाँ वो कंट्रोल करना है आप। और इवन के लिए आप इवन यूनिट प्लेस पर इवन डिजिट्स रखेंगे, तो वो कंट्रोल हो जाएगा इवन और ऑड से, बस ये कंडीशन देखनी। बाकी आप, हाँ अगर ये बोलता है ना कि रिपीटिशन अलाउ है या रिपीटिशन नहीं अलाउ, तो इससे नॉट अलाउड है, तो फिर आप वाली बात बिल्कुल सही थी। इससे चले मैं इसमें बता ही देता हूँ। ये सवाल मेरा है, जैसे अगर लेट सपोज मुझे ये कोई बोलता
भाई रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला सवाल कर रहा हूं मैं। पहले तो मैं इसको, इसके मसले का हल निकालता, ये मैंने इवन के लिए मसला हल कर दिया। नाउ क्योंकि यहाँ पर टोटल मेरे पास कितने 7 डिजिट्स हैं ना, उस 7 में से एक यहाँ यूज हो चुका, कितने बचे बेटा 6, और यहाँ पर आऊंगा तो मैं 5, और आप इधर भी कर सकते थे कि भाई सर यहाँ 6 लिख दें या 5 लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा, अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड होती। शाह यहाँ तो नंबर ऑफ ऑप्शंस लिख रहे हैं ना, इन सबको मल्टीप्लाई करना बेटा, आंसर आ जाएगा आपका। ये राइट मुइज, और अगर यहाँ पर होती तो ये 3 यहाँ पर आता और 6 और 5 यहाँ पर आता, सही है ना, अगर ये ऑड के लिए होती। नंबर 7 बेटा, जब एक डिजिट फिक्स हो गया, जैसे यहाँ लास्ट 2 डिजिट फिक्स हो गया, बल्कि यहाँ पर तो 6 भी फिक्स हो गया, 7, तो एक ही वे में ये फिल हो सकता है 1 into 1, और यहाँ पर जो रिमेनिंग बेटा हमारे पास 5, टोटल 5 डिजिट है, 5 ही आंसर आ गया ना, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं इन्होंने, तो रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं लगाए तो फिर वही आंसर है। तो इन दी सेम मैनर मैं दूसरा वाला अगर सवाल देखूँ बेटा, तो इसके एंड में हमें 8 चाहिए, तो वो एक ही वे से फिल होगा, यानी ओनली डिजिट 8 1 वे। फिर यहाँ पर बेटा 5 यानी 25 टोटल वेज मेरे पास आ गए। अब ये है बेटा मेरे पास, इसमें क्या कह रहा था कि ईच डिजिट स्टार्ट्स विद ईच नंबर, ईच नंबर स्टार्ट्स विद 5, तो कितने 5 से स्टार्ट होने वाले नंबर है, तो स्टार्ट्स विद 5 यानी शुरू में 5 आएगा, सही है ना, ओनली 5 यानी 1 वे हो गया होगा, बात वही है लेकिन ठीक है बेटा। और ये हो गया हमारे पास 5 वेज। ये बेटा ये क्लियर है सबको? लास्ट पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखें समी, हम ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ना ये पार्ट 2 में देखिएगा, लास्ट जो है जगह पर एंड विद 8, मतलब ये जो लास्ट प्लेस है ना वो वहाँ सिर्फ 8 ही नज़र आएगा और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो जब आपको मैं बताता हूँ बेटा, नहीं इसका आंसर ज़्यादा होगा। अच्छा विज़ा मैं बात करता हूँ अभी 4 के ऊपर। समी ये जो पार्ट 2 है इसमें हमने फिक्स किया था 8 ना, यहाँ पर जब 8 आया यानी ओनली द डिजिट 8, तो ये एक ही वे में फिल हो सकता है, ये वाली पोजीशन इन प्लेस।
अच्छा यहाँ पर आते हैं, क्योंकि टोटल नंबर इसने 3 डिजिट के पूछे हैं, तो यहाँ पर आते हैं तो 5 नंबर आर अलाउड, क्योंकि टोटल में से ये 3 4 5, 5 में से 5 ही रख देंगे, 0 का मसला ही नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी 5 है, सिर्फ कंडीशन थी यहाँ पर, तो पहले हमने कंडीशन की बात करके उसका सोल्यूशन निकाल लिया। जी समी, पार्ट 2 बताइए, ओके है लॉजिक? अब पार्ट 3 अगर मैं देखूं तो पार्ट 3 में क्या कह रहा है, ये स्टार्टिंग पोजीशन 5, देखिए फिक्स हो रहा है, शुरू में हो, दरमियान में हो, एंड में, कहीं भी बस फिक्स हो गया ना, जो बस वो ऑप्शन खत्म हो गया आपके, फिक्स हो गए ज़ाहिर है, तो अरेंजमेंट का पार्ट ही नहीं है वो, तो जब अरेंजमेंट का पार्ट नहीं है तो वो एक ही वे है बस, तो वो शुरू में फिक्स हो, दरमियान में फिक्स हो या एंड में फिक्स हो, उसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मेरे पास आ गया 1 इसके लिए ना, ओनली 100 प्लेस के लिए ओनली 5 आएगा, तो एक ही वे में फिल हो सकता है। अच्छा 10th और यूनिट प्लेस में वही 5 बेस 5, ये वाली बात, तो 5 इन नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, तो 1 × 5 × 5 यानी 25 आंसर आ गया मेरा। ठीक है मोइस, राइट बेटा? सॉरी समीउद्दीन। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ बेटा पार्ट 4 की तरफ। देखिए पार्ट 4 में जो आपको सोचना था ना, वो सोचना ये था कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड किस किस कंडीशन पर होगा, किस बिहाफ पर होगा। अब मुझे बताइएगा कि अगर मैं ये थोड़ा सोचूं कि मेरे पास लिखा हुआ है 6 6 7, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? यस और नो? नहीं होगा ना बेटा, इसका मतलब ये है कि लास्ट 2 डिजिट्स को आपको काबू करना है, उसको कंट्रोल करना है, विच मीन्स कि आप लास्ट 2 डिजिट्स पर या तो 6 रख दें या 8 रख दें, यानी नंबर ऑफ ऑप्शन जो हैं यूनिट प्लेस के लिए वो कितने हो गए? सिर्फ 2 हो गए बेटा। हाँ ये सॉरी, ये वही असल में वो ईच नंबर, ऐसा डिजिट के लिए सही था बेटा, आप डिजिट के लिए आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नंबर था असल में वो ना, हर सवाल में यही है, ईच नंबर, जो भी नंबर आप फॉर्म कर रहे हैं 3 डिजिट का, उसमें ये बात ये लग रहा है। ये मेरे पास आ गए 2 ऑप्शन, बाकी 5 5 में अपनी जगह, तो 5 5 25 × 2 यानी 50। ये बड़ा सारे मुकम्मल हो गए हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे, और आई थिंक सो, आई एक्सपेक्ट अब लॉजिक भी इसकी उम्मीद है क्लियर ही हो गई होगी। एक रेस्पॉन्स मैं आपसे इन क्वेश्चंस का शेयर कर देता हूँ, बाकी और भी रेस्पॉन्सेज हैं वो मैं आज की पीरियड में देखूंगा कि अपलोड कर दूँ। बस ये बेटा एक रेस्पॉन्स आप देखकर फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। पहला ये था मेरे पास, यानी जो हमारे ये स्टूडेंट ने किया है, टोटल 4 ऑप्शन आ गए, दूसरे वाले में 2 6 12 हो गया, तीसरे वाले में नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई अदर, चौथे वाले में भी यही, पाँचवें वाले में 6 क्यूब 6 का पार्ट 1। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी। मुझे यहाँ से ओके है बेटा, तुम अपनी साइड से देखो कुछ, बाकी स्टूडेंट्स ज़रा कंफर्म करें बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? मीज़ आप हाँ रिज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। 6 पार्ट 1 बेटा, अच्छा वो लिखने में जो है ना वो मिस्टेक हो गई थी, ईच डिजिट लिख दिया, ईच नंबर लिखना था,
तो वो चूंकि वो स्टेटमेंट ऐसे एज इट इज कॉपी की हर पार्ट में, तो हर जगह वो डिजिट डिजिट की कंडीशन आ गई, तो वो बस उसको मुझे सही करना था। पार्ट 2 बेटा ये हो गया 76, 7 और 6 यानी कि एक एक ऑप्शन ही है, तो 5 वेज ही आ गए। यहाँ 5, यहाँ एक ही ऑप्शन है 8, तो ये 5 5 25। ईच नंबर जो है वो स्टार्ट विद डिजिट 5, तो वन ही ऑप्शन है, तो 5 5 25 डिविजिबल बाई 2 होंगे, 6 और 8 आएगा। और ये जो है वो पूरा के फर्स्ट पर्सन के पास कितना ऑप्शन है, दूसरा तीसरा चौथा चार जो है मेंबर्स, 4 पर्सन है हमारे पास, 360 आंसर। तो ये वो कैप्टन वाइस कैप्टन वाला सवाल, इसमें भी नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, यहाँ पर भी 6 5 4 ऑप्शंस आ गए। और 12 13 14 इस तरह से 15 16, और 16 के पार्ट 2 में तकरीबन स्टूडेंट भी परेशान हो गए थे, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है बेटा, अभी मैं 5 मिनट्स की, बल्कि बस 9:05 पे कंटिन्यू करते हैं, सही है, 9:05। और किसी का सवाल है कुछ? चलो 9:10 सही है, ठीक है 9:10 पे है, लेकिन अगर किसी का कोई सवाल है ना बेटा, तो वो अभी अभी पूछ ले, अगर किसी का कोई सवाल है, ताकि वो ऐसा ना हो कि ब्रेक के चक्कर में वो स्टूडेंट्स ये कहें सर हमारा तो सवाल था आपने ब्रेक दे दी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, ठीक है, इससे रिलेटेड या कुछ और अगर आप पूछना चाहें या क्लियर करना चाहें। मुझे मैंने सारे करवाए या मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूँ, मुझे अभी देख लो सारे ना, बाकी स्टूडेंट्स भी ये सवाल थे बेटा आज के शुरू के, एक एक करके मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने बेटा, देखते रहो और फिर अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछते रहो, ठीक है। देखो मुझे इसमें ये हो रहा है कि आपने डाई को देखा, तो डाई में टोटल आउटकम्स 2 होते हैं बेटा, उसमें एच अकर हो सकता है, टी अकर हो सकता है, ठीक है, एट अ टाइम। तो अगर मैं एक, जैसे इस सवाल को मैं चेंज कर देता हूँ, सर क्वेश्चन में तो कुछ और कुछ और नजर आ रहा है। क्या कह रहे हो बेटा? सर क्वेश्चन तो ऐसा था ना, मतलब अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एंड अ डाई इज रोल्ड, वो वाला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन 2 है बेटा, ये वाला सवाल है, ये वाला, ये क्वेश्चन 2 है, ये सर। ये सवाल देखो, नहीं फजर ऐसा नहीं है, आप वर्ड्स पे गौर करोगे बेटा। कभी कभी बोलते हैं ईच डिजिट इज डिफरेंट, तो ईच डिजिट डिफरेंट यानी उसने ये बोल दिया रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बोल रहा है। सही है बेटा, मतलब ऐसा कोई नहीं है किसी बुक्स में लिखा हुआ कि कुछ नहीं दिया हुआ, तो वैसे नॉर्मली जाहिर है ऑल नंबर बोल रहा है या टोटल नंबर्स कह रहा है, तो टोटल नंबर में जाहिर है रिपीटिशन जब आप अलाउ और नॉट अलाउड जब सब इंक्लूड करोगे जब भी टोटल नंबर निकलेंगे ना।
या फाइंड ऑल द नंबर्स ऑफ 3 डिजिट। अच्छा ठीक है, या तो डायरेक्टली बोल दे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली में आपको इफ ईच ऑफ डिफरेंट डिजिट्स में रिपीटेशन नॉट अलाउड है, इस तरह से। मुझे ये सवाल देख लो भाई। सर ये दोनों समझ आ गए। नेक्स्ट। सर ये क्वेश्चन नंबर 10 में तो 3 डेज होने चाहिए ना सर, क्योंकि मतलब जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं किसी एक उसके मतलब एक कंपटीशन के, उनको सेम एक तरह के अवार्ड दिए जाएंगे। नहीं ना, इसमें जैसे आप हाई जंप है तो हाई जंप में एक विनर हुआ ना, और जो रेस है उसमें एक विनर हुआ, फिर जो स्लो साइकिलिंग है उसमें अलग एक विनर हुआ, तो 5 में से कोई एक ही विनर होगा ना ऐसे। अच्छा तो सही सब है। जितने भी मतलब कॉम्पिटिटर से सबको मतलब मल्टीप्लाई करवा दे ऐसा। हाँ, नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई अदर के कितने अवार्ड मतलब पॉसिबल हैं, प्राइजेस इनको देना। तो पहले वाले के लिए 5 में से कोई एक जीतेगा, दूसरे वाले में 8 में से कोई एक जीतेगा, फिर इस तरह से 7 में से कोई एक। ये तो सही है नंबर सर। ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई अदर। आगे क्वेश्चन कर दूं मुझे? क्वेश्चन नंबर 3 वाला समझा दे सर, उसके बाद आगे कर। क्वेश्चन 3 में देखो स्टूडेंट्स ने क्या किया है, ये जो रेड रेड से मैंने लिखा ना उसमें लॉजिकली मिस्टेक कर दी स्टूडेंट ने। चलो रॉन्ग को छोड़ो तुम। एक बास्केट में जो है हमारे पास क्वांटिटी क्वांटिटी है बेटा जूसेस की 4 क्वांटिटी है, दूसरी वाली में केक्स की क्वांटिटी है 10, और उसके बाद है 5 पैकेट्स ऑफ कुकीज। ठीक है, तो अब मुझे एक एक चीज़ सिलेक्ट करनी है। तो आउट ऑफ जो जो भी मेरे पास जैसे जूस हैं, तो वो आउट ऑफ 4 सिलेक्ट होंगे,
और जो केक है वो आउट ऑफ 10 सिलेक्ट होंगे, और जो पैकेट्स हैं कुकीज़ के वो आउट ऑफ 5 सिलेक्ट होंगे। तो नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर। स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ने ऐसा किया, 2 जगह ऐसा स्टूडेंट ने मिस्टेक की, स्टूडेंट ने 3 लिख दिया गलती से। उन्होंने क्या किया, बास्केट भी सिलेक्ट कर ले। भाई बास्केट का कहीं तस्करा है, वो तो शुरू में एक नॉलेज बेस्ड था कि भाई आपको बताया गया, लेकिन ये थोड़ी कहा है कि बास्केट सिलेक्ट होगी, बास्केट में से जो चीजें हैं वो सिलेक्ट होगी, बास्केट इटसेल्फ थोड़ी सिलेक्ट हो रही है। सही है, ये क्योंकि मिस्टेक हुई है 2 जगह पर, मैंने ये क्लैरिफाई करने के लिए इसको मैंने रेड मार्क कर दिया कि भाई ऐसा गलत है। ठीक है मुझे, ओके ओके सर। अच्छा एहतिशाम, देखें जो क्वेश्चन 8 है ना, उसमें आप यूँ समझें कि एक पर्सन एंटर हुआ, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पर्सन एंटर हुआ, तो उसके एहतिशाम उसको कितने ऑप्शंस दोगे, यानी उसके पास बैठने के कितनी ऑप्शंस हैं, कितनी सीट्स हैं अवेलेबल उसके पास। पहला बंदा एंटर, वो बोलेगा ऐसा मौका तो कभी नहीं मिलेगा, यही बोलेगा ना। हाँ 6 के 6 ऑप्शन है, तो 6 लिख दिए मैंने। अब वो कहीं एक साहब उन्होंने रिजर्व कर ली, जहां बैठ गया वहां किसी को भी नहीं बिठाना है, तो जो दूसरा बंदा एंटर हुआ उसके लिए कितने ऑप्शन, एक कम हो गया, 5। और फिर 4 और 3, और तो क्योंकि 4 ही हमारे पास पर्सन से मल्टीप्लाई होगा, 4 आ गया। क्वेश्चन 11 में वही जो हमने अभी ऊपर वाले सवाल में किया ना, 4 पर्सन्स एंटर अ फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट, वही सवाल है कमाल कामरान। देखें फर्स्ट जब मेंबर एंटर होगा, फर्स्ट गेस्ट आएगा, तो उसके पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं रूम की, है ना, 6 रूम्स में एकोमोडेट हो सकता है। ठीक है, एक रूम में हमने, यानी नंबर ऑफ ऑप्शंस आर 6, एक रूम में एकोमोडेट कर दिया हमने उसको। अब जो नेक्स्ट हमारा गेस्ट है सेकंड, वो जब एंटर होगा तो उसके लिए कितने ऑप्शंस बचे कमाल?
बताइए जी कमाल, बोलो। 5, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि सर एक तो रिजर्व हो गया ना, तो आपके पास अब ऑप्शंस 5 हैं, तो 5 ऑप्शंस में से अब आप क्या करेंगे, वो जो नेक्स्ट गेस्ट आया उसको अवेल कर दिया, मेरे 5 ऑप्शन है, आप जो भी लेना चाहें। उसके बाद फिर आया थर्ड गेस्ट, तो उसके बाद 4 ऑप्शन बचे। तो नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, क्योंकि 3 गेस्ट थे, अगर 4 गेस्ट होते तो और भी आगे जाते, 5 के बाद 4 3 भी आता, सही। नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर। बेटा सब आ गए वापस क्लास? सब आ चुके हैं बेटा वापस क्लास, सारे स्टूडेंट्स? राइट, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अभी हमें पढ़ना है ना बेटा, देखिए मैं अभी जो हमने पढ़ा वो तो बहुत समझे कि इसकी बेसिक्स थी, बहुत ही समझे बेसिक पे हम बात कर रहे थे अभी तक, लेकिन स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्सेज देखकर मुझे लगा कि हाँ वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी फिर कह रहा हूँ जिन स्टूडेंट ने नहीं किए ना बेटा या मुझ तक नहीं पहुँचे, तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता, उनको मैं मतलब क्या बोलूँ मैं बार बार कह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस की आपको बहुत ज़रूरत है बेटा। नहीं करेंगे ना बेटा ये कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से आएगा नहीं, और कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगी। तो अभी अभी देखें सॉल्यूशंस आपके सामने, फिर भी जो है ना हो रही है प्रॉब्लम कुछ कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है हर चीज़ एक फार्मूला नहीं है, बस एक फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में चल रहा है, कुछ भी करते हैं बस एक ही फार्मूला है, वही डेटा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारा गेम ही लॉजिक का है ना, तो लॉजिक कैच कर लिया आपने फाइन, लेकिन लॉजिक ही समझ में नहीं है तो फिर तो वो मसला ही मसला है। अच्छा बेटा स्टार्ट करते हैं। हमें जो है ना टॉपिक में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और मैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा इसके, और लॉजिकल होंगे, सोचने वाले होंगे, तो वो थोड़ा सा आप ट्राई करिएगा, और परेशान होने वाली बात नहीं है कोई, नहीं तो फिर और हम उस पर थोड़ा टाइम लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि खुद से करेंगे बेटा, खुद से देखें, अपनी एनालिसिस करें आप कर पा रहे हैं या नहीं, बस ये मेरा मकसद है, क्योंकि आपका करना, आपका लॉजिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये मेरे पास सवाल है, सॉरी, ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ मैं, फिर मैं ना इसको नाम दे दूंगा, जैसे मैंने कहा था कि हम सवाल डिस्कस करेंगे, तो सवाल से हम कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे, हमारा ये तरीका हुआ। फैक्टोरियल है बेटा। अच्छा यहाँ भी ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूलाज आर देयर, फॉर्मूलाज, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, लेकिन कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप कुछ 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 जगहों पर कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पर लगा सकते हैं, तो वो हम बात करेंगे जाहिर है, क्योंकि अगर आपको कोई फॉर्मूले बेस्ड ही आपको डायरेक्ट किसी ने दे दिया तो फिर क्या करेंगे, तो फिर तो यानी आपको सवाल ही उसमें दे दिया, तो फिर तो जाहिर है आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप उसको समझ सकोगे ना। फॉर्मूला बेस्ड कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्मूला ही से ही होती हैं, यानी डायरेक्ट भी हो जाती है, जैसे हमने अभी आपको अंदाजा ही नहीं हुआ कि हमने बहुत सारे सवाल फार्मूले वाले हमने डायरेक्ट लॉजिक से किए, तो उसमें फार्मूला भी लगता है, तो जहाँ जहाँ फार्मूला लगता है फिर हम फार्मूले पे बात करेंगे, सही ना। अच्छा ये एक बहुत जब आप चैप्टर इसकी बात करते हैं 7 की, तो इसमें बेटा हमारे पास फैक्टोरियल एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, यानी फैक्टोरियल आना, अरेंजमेंट जहाँ बात होगी ना अरेंजमेंट की, वहाँ फैक्टोरियल तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, फैक्टोरियल के बगैर तो समझे अरेंजमेंट मुकम्मल ही नहीं है, इनकम्प्लीट। फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जहाँ आप 5 फैक्टोरियल निकालने तो 5 से लेकर 1 तक सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है ये फैक्टोरियल, हमारे लेवल पर फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। और 5 पे 4 फैक्टोरियल है बेटा, 4 3 2 1 सबका प्रोडक्ट, यानी 24 आंसर। 3 फैक्टोरियल है बेटा, तो इसका मतलब है 3 2 1 सबका प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का अप टिल 1, तो आंसर आ गया मेरे पास 6। 2 फैक्टोरियल है तो 2 into 1 और ये आ जाएगा। अच्छा कैलकुलेटर में भी इसका बटन होता है बेटा, अगर कैलकुलेटर में आप इसको कैलकुलेट कर सकें तो मुझे ज़रा, मिला है कि बेटा कैलकुलेटर में इसका बटन मिला है ना सबको? तो बस ये फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करके कंफर्म कर लीजिए कि यही है, तो गलत तो नहीं लिखे हुए ना।
फैक्टोरियल से होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, जीरो फैक्टोरियल इज डिफाइंड टू बी वन। जब हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो जीरो फैक्टोरियल का रीजन देखेंगे कि रीजन कि ये वन क्यों है। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कि ये वन होता है बस। तो जब हम सिर्फ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे ना, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस में हम इसका रीजन भी देखेंगे जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है। 3 रीजन है, 2 हमारे लेवल पे, एक है बीएससी लेवल पर। अच्छा, टिल नॉर्मल कैलकुलेटर जो हमारा है बेटा, उसमें हम कहाँ तक जा सकते हैं? 69 फैक्टोरियल। ऐसा नहीं है कि 70 फैक्टोरियल निकलता नहीं, हमारे कैलकुलेटर की लिमिट खत्म हो गई। हमारे कैलकुलेटर का मतलब समझे एंड पॉइंट आ गया। फिर किलो बाइट्स की मेमोरी है इसकी, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा हाईफाई कैलकुलेशन इसमें होती नहीं है। हाँ, डेस्मोस पर आप कुछ भी लिख दें, आपको आंसर मिल जाएगा। इवन आप 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, फिर इस तरह से, बल्कि नहीं, शायद 200 तक तो वो भी नहीं जाएगा। इस तरह से मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो, हायर हायर थोड़ा, इससे तो ज़्यादा, यानी 150 वगैरह वगैरह, है ना। तो इसमें क्योंकि कैलकुलेटर की लिमिट ही खत्म हो गई, इस वजह से बेटा ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात जो कैलकुलेटर से, इस फैक्टोरियल से रिलेटेड मुझे समझानी है, वो ये कि ये 5 फैक्टोरियल है बेटा, 5 4 3 2 1, इसको मैं कहीं भी रोक सकता हूँ। कहीं भी रोकने से मुराद मेरी क्या है? मैंने इसको रोक दिया मिसाल के तौर पे बेटा, ये ना, ये जो 5 4 3 2 1 है, क्या ये 4 3 2 1 4 3 2 1 यहाँ देखें, ये क्या है बेटा? मैं फैक्टोरियल फॉर्म में इसको देख रहा हूँ 4 फैक्टोरियल, तो मैं इसको कहीं भी रोक सकता हूँ बेटा ऐसे, यस और नो? यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि 5 अलग हो जाए, 4 फैक्टोरियल पे मैं इसको स्टॉप करूँ, मेरी मर्जी। या मैं इसको देखूँ सिर्फ 3 2 1 बेटा, सिर्फ 3 2 1 ओनली। 3 2 1 क्या है? 3 फैक्टोरियल, तो मैंने इसको यहाँ रोक दिया बेटा। आई बात समझ में? यानी इट्स अप टू यू कि आप, कभी सिंप्लीफिकेशन की नीड होती है हमें, कभी किसी की नीड होती है इस चैप्टर में, तो हमारी मर्जी है, हम इसको कहीं भी रोक सकते हैं। रोकने से मुराद क्या है? देखो बेटा, पिज्जा यहाँ देखिए 5 4 3 2 1 लिखा हुआ, ये फैक्टोरियल है, मैंने ऊपर बताया। अब मेरी मर्जी में 4 3 2 1, देखिए 4 3 2 1 क्या इटसेल्फ इट इज अ फैक्टोरियल ऑफ 4, तो आई कैन राइट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और अगर मैं मिसाल के तौर पे 5 इंटू 4 लिखता हूँ, तो 3 2 1 क्या है बेटा? 3 2 1 इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल, राइट। तो मेरी मर्जी है, मैं कहीं पर भी इसको स्टॉप कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसे इसी हमें नीड होती है, यानी आगे आप सवाल देखेंगे ऐसे कि जहाँ हमें इसकी नीड है कि हम यहाँ इसको रोकें, यानी 1 तक नहीं जाएं। जैसे मैं मिसाल दूं, अभी आगे सवाल कराऊंगा सिंप्लीफिकेशन के, तो आपको समझ में आएंगे। 10 9 8 ये 1 तक जा रहा है, मैंने इसको रोक दिया 10 इंटू 9 फैक्टोरियल पे रोक दिया, मेरी मर्जी। 10 इंटू 9 इंटू 8 पे रोक दिया, मेरी मर्जी। या मैं और आगे भी जा सकता था, ठीक है, वो सवाल की रिक्वायरमेंट होती है। और रिक्वायरमेंट से मुराद, मैं एक सवाल आपको देता हूँ रिक्वायरमेंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सवाल है मेरे पास, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन विदाउट कैलकुलेटर। जी 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 बिल्कुल, इसी तरह की कोई चीज़ है। तो अब बेटा अगर मैं, अच्छा बस वहाँ ऐड होता था, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, वहाँ जो फिजा जो हम वहाँ यूज़ करते हैं ना, समीशन, जो चैप्टर 6 में हमने यूज़ किया ना समीशन, तो यहाँ पर जो है ना एक दूसरा सिंबल होता है, पाई जैसा सिंबल हम बनाते हैं, उसका मतलब होता है प्रोडक्ट, यानी जितने भी नंबर आ रहे हैं सबका प्रोडक्ट। जैसे समीशन एक सिंबल है ना, इस तरह पाई भी उसको जो है ना हम यूज़ करते हैं फॉर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अच्छा, इसका डिनोमिनेटर में नंबर कम है बेटा, न्यूमरेटर में ज़्यादा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, जो बड़ा नंबर है ना ग्रेटर वाला, उसको मैं सिंप्लीफाई या कम करना शुरू करूँगा। मैंने लिखा 10, फिर 9 लिखा और 8 पे मैंने रोक दिया। वही बात जो मैंने अभी बताई बेटा। हाँ, न्यूमरेटर को कहाँ तक, और ये नहीं कि 1 तक लेगा, नहीं 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 भाई, डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल रेडी है कैंसिल होने के लिए, यू शुड कैंसिल दैट एंड द आंसर इज 90, ठीक है, 10 इंटू 9, राइट बेटा। तो बस ये मुझे बताना था इससे रिलेटेड बेसिक्स। तो अब आप ज़रा इसको करके मुझे बता दें। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन मैं कहूँगा कि आप मैनुअली करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कैलकुलेटर से तो करना ही है सारा काम, लेकिन मैनुअली भी समझना है। मैमा बेटा, जहाँ अरेंजमेंट की बात आई है बेटा, फैक्टोरियल एक बहुत बेसिक सी चीज़ है वहाँ पर। यानी मैंने भी जैसे कहा कि अभी आपको आगे थोड़ा सा आप समझोगे बेटा, तो आपको समझ में आएगा कि फैक्टोरियल तो ऐसी चीज़ है सर, इसके बगैर तो अरेंजमेंट ही कंप्लीट नहीं होती, राइट। अभी जहाँ जहाँ अरेंजमेंट की बात आती है ना मैमा बेटा, वहाँ पर
फैक्टोरियल लाजमी, बहुत बहुत लाजमी और बेसिक सी चीज़ है। अच्छा, ये काम आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते जी साहब। सर एक सवाल है, जैसे ऊपर 20 फैक्टोरियल है और नीचे 10 फैक्टोरियल है, तो वो 22 नहीं हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो सकते हैं? नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता साहब, आपको एक्सपेंड ही करना पड़ेगा बेटा। चलो, बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया तुमने, और आपके सवाल की बाकी स्टूडेंट ज़रा इसको करें बेटा। ये 2 फैक्टोरियल है और 3 फैक्टोरियल। अब देखें, आपको घुमाने के लिए तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें घुमाने, क्या ये इक्वल है बेटा? दे आर नॉट इक्वल। जरा सॉल्व करते हैं इसको। इसका आंसर क्या है बेटा? 2। इसका आंसर क्या है? 6। कितना बना? कितना बना? 8। तो 5 फैक्टोरियल तो 120। सही है, तो ये चीज़ें हाँ जहन में रखिएगा। ठीक है फिजा, इसको कैलकुलेटर से नहीं कर सकते थे हम क्योंकि 2 फैक्टोरियल आते ही नहीं कैलकुलेटर में। तो योर आंसर इज 19900। सही। साहब आपका जवाब मिल गया या कुछ और पूछा था तुमने? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो है आप वेरिएबल्स में वैसे इतना वो नहीं है, हमें नीड नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए कि n फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है तो बेटा पहला नंबर n आया, फिर उसमें से एक कम। जैसे आप 5 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं बेटा? 5 फैक्टोरियल जो मैं लिखता हूँ वो इसी तरह तो लिखा जाता है भाई। 5 फिर 5 - 1 है ना, 4 बेसिकली 5 - 1 ही है ना, फिर 5 - 2 है, 5 - 3, 5 - 4 पे रोक देंगे और आंसर। तो ये जो है n फैक्टोरियल मतलब n, n-1, n-2, फिर इस तरह चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा ये नंबर? ये 1 तक जाएगा। सही है ना? तो इसके अंदर भी वही बात कहूँगा कि मैं जहाँ स्टॉप करना चाहूँ इसको स्टॉप कर सकता हूँ। मैं n-1 पे करना चाहूँ तो n-1 फैक्टोरियल ये 1 तक, या n × n-1 n-2 पे मैं इसको स्टॉप करना चाहूँ, मेरी मर्जी, वहाँ स्टॉप कर सकता हूँ। या n, n-1 n-2 n-3 पे स्टॉप करना चाहूँ, मेरी मर्जी। ठीक है ना बेटा? जैसे ये आंसर 19900। सही है फिर? समी कुछ पूछना है? समी ठीक है, राइट। ये n से रिलेटेड बात है, बात वही है, बस n के फॉर्म में लिख दिया इसको ना। इससे रिलेटेड मैं एक सवाल करवाता हूँ n की फॉर्म में, कि अगर n में अगर आपको कोई कंफ्यूज करना चाहे तो ऐसा ना हो कि आप बुरी तरह कंफ्यूज हो जाए। देखिए बेटा, n कोई भी नंबर है और ऐसा सवाल ना n की फॉर्म में आया भी, MCQs में आया था। वो स्टूडेंट जो कॉन्सेप्चुअली क्लियर थे वो n की फॉर्म में भी उन्होंने कर लिया था। ऐसे मौके पे मैं कहता हूँ आप n की वैल्यू को सपोज कर लें, 2, 3, 4, 5 रख के आप ऑप्शन से मैच करें और आंसर। अगर आपको n में कन्फ्यूजन है तो n की वैल्यू को सूटेबल सपोज कर लें और फिर कैलकुलेटर से आंसर निकाल लें। आर अभी n में ही करते हैं बेटा, n+1 ज़्यादा है और n-1 कम है, ये तो हमें पता है ना। तो ज़्यादा वाले को हम कम करते हैं तो n+1 ऐसे लिखेंगे, फिर इसमें से -1 करेंगे तो n रह जाएगा, फिर एक और कम करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे ही ना बेटा? देखिए n+1, फिर इसमें से एक कम करेंगे तो n रहेगा, फिर एक और कम करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल, डिवाइड में भी n-1 फैक्टोरियल। तो ये दोनों हो गए बेटा कैंसिल, है ना? कैंसिल हुआ ना, बचा गया बेटा n और n+1 बचा। देखिए साहब, मैंने ये कहा कि आपके जितने भी फैक्टोरियल्स हैं वो ये इस तरह से बिहेव करते हैं। पहले n आया यानी 5 आया, फिर 5 - 1 यानी 4, फिर 5 - 2 यानी 3, फिर 5 इस तरह चलता रहेगा। अब टिल आपके पास 1 आया, बस वहीं स्टॉप कर देंगे इसको। अब n+1 के अंदर पहला फैक्टर आया n+1, इसमें से एक माइनस करो तो n रह गया ना बेटा, फिर एक और कम करोगे तो n-1। मेरी मर्जी में कहीं भी स्टॉप करूँ,
और ज़ाहिर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट डिनोमिनेटर में ये फैक्टर कैंसिल होगा, तो मुझे n-1 पे स्टॉप करना है इसको। n में मैंने यही कहा ना मुइज, देखें n में मैंने यही कहा कि n के लिए आप पहला नंबर फॉर थोड़ी देर के लिए सपोज करो n की वैल्यू 5 है, पहले क्या आएगा 5, फिर 5 - 1 यानी 4, फिर 5 - 2 यानी कि 3, फिर 5 - 3 यानी कि 2, फिर 5 - 4 यानी 1, वहीं रोक देंगे इसको। n तो कोई भी सिंबल हो सकता है ना, n की वैल्यू 5 लगा दो, 10 लगा दो, 50 लगा दो, 20 लगा दो, n तो समझने के लिए वहां तो कोई नंबर ही आएगा ना बेसिकली, सही मुइज? तो सर हम यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं, ऐड भी तो कर सकते थे। तो सवाल फैक्टोरियल होता क्या है ये देखो, पहले पहले 5 आता है, फिर उसके बाद उसके से कम वाला नंबर आता है 5 - 1, फिर 5 - 2, कम कम करके नंबर 1 तक ले जाते हैं, ज़्यादा करके थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है मुइज, जो फैक्टोरियल है उसकी इसकी थीम समझो, उसकी लॉजिक समझो, वो क्या बोलता है कि आप एक एक कम करते रहोगे, नंबर बढ़ाओगे थोड़ी। साहब आप बताइए। सर हमने बेसिकली ये किया कि n+1 को अगर हम कोई नंबर सपोज करते हैं, जैसे 5 + 1 है तो 6 6 हो हो गया, जाएगा, अगर हम अब उसमें उसमें से से कम करते -1 रहो आप, जी 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 बिल्कुल। तो 5 का ही फैक्टोरियल बन जाएगा, फिर n-1 कैंसिल हो जाएगा। हाँ n-1 फैक्टोरियल जहाँ भी आएगा, यानी जितना भी असल में n तो देखें, मैं वही कह रहा हूँ 2019 का आप पेपर गौर से देखें, MCQs वो मैंने स्टूडेंट से मालूमात करके पूछ के वो अपलोड किए थे। वैसे MCQs तो एक भी देता नहीं है, मतलब शुरू में नहीं देता, फिर बाद में आ जाते हैं, तो आप उसको गौर से देखें उन MCQs को बेटा, आपको अंदाज़ा होगा उसने कैसे आपको ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की वेरिएबल से। तो मैं यही कहता हूँ बार बार स्टूडेंट को, स्टूडेंट्स आर नॉट इन अ गुड मूड टू सॉल्व विद वेरिएबल्स। जहाँ वेरिएबल्स आ जाते हैं ना, स्टूडेंट कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पर हो गए। और अब ऊपर वाली बात, सर ये तो सीधा सीधा ये तो नंबर है सर, इसमें कोई कौन सी टेंशन वाली बात होती है, यही मैं कह रहा हूँ कि आपका मेंटल अप्रोच, आपकी जो है ना थिंकिंग लेवल ऐसा होना चाहिए। या तो देखिए जहाँ पॉसिबल है, या तो उस जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि एन को आप कोई नंबर सपोज करके आप इसका मसले का हल निकाल लो कैलकुलेटर से, ये या तो ये कर लो आप, अगर पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं है तो फिर वेरिएबल में ही करना पड़ेगा। तो वेरिएबल्स की भी थोड़ी आदत बनाएं, वरना जो है ना और परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो आप तुम लोग ये बताओ जरा सब, अभी 1 मिनट है, n+2 और n-3। मुझे असल में आगे का लेक्चर स्टार्ट करना था, ये जो है ना अभी आगे रह गया है थोड़ा सा, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। n+2 बेटा फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल जी। कम कौन सी? ज़्यादा वाले को कम करेंगे ना बेटा, है ना, ज़्यादा वाले को कम करेंगे ना, तो n+2 ज़्यादा है, उसमें से एक कम करो, n+1 रह गया, फिर एक कम करो n रह गया, फिर एक कम करो n-1, n-2, n-3 तक जाएंगे, वजह क्योंकि सर यही कैंसिल होगा। अब जितने भी फैक्टर्स बचे हैं वो मेरा आंसर है। ठीक है, ये आगे समझ में बेटा, यानी कहने का मकसद ये कि जो ज़्यादा वाला है उसको आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 एक एक कम 1 माइनस करते रहेंगे, जहाँ डिनोमिनेटर आया आप मैच करके वही कैंसिल कर दो आप उसको। ठीक है बेटा। अच्छा अभी किसकी क्लास है, और यही इसी लिंक पर है या कहीं और है बेटा? इंग्लिश है, मिस आ जाए तो, मिस आ गई या नहीं? मिस नहीं आई ना अभी? चलिए मिस आ जाए तो बस फ़ौरन से हम अपनी बात को मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। ओके ओके। ठीक है ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।